प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में उस वक्त की लेजिटिमेट गवर्नमेंट ने साइफर को डी क्लासिफाई कर दिया। सो जिस दिन साइफर डी क्लासिफाई हो गया उस दिन ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा, और जब वो ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा तो आज ये मुकदमा किस बात का है और गिरफ्तारी क्यों है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। इलेक्शन कमीशन CCI के अजलास के बाद ये इरादा रखती है कि अब हमारे लिए 90 डेज में मुश्किल है, तो फिर हम कहते हैं कि इसको जरा घटा दे, 90 डेज में हो तो ये इन के मुताबिक होगा। हम डिलिमिटेशन के वक्त को कुछ हद तक घटा सकते हैं और उसको घटा के फिर शायद माह फरवरी के इब्तिदा में कराए या जनवरी के आखिर में कराए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज अटक जेल में साइफर केस में इमरान खान साहब की समाअत हुई। जय साहब यहाँ इस्लामाबाद से अटक जेल पहुंचे और वहां पे इमरान खान साहब के साथ उनके वकला भी मौजूद थे और जिरा हुई, और उसके बाद इमरान खान साहब को जुडिशल रिमांड पे 13 सितंबर के लिए उसी जेल के अंदर रख दिया गया। और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी 14 सितंबर के लिए अब वो भी जुडिशल रिमांड पे हैं। तो ये पार्टी के चेयरमैन वो भी एक ही केस में जुडिशल रिमांड पे, और वाइस चेयरमैन जो है वो भी उसी केस के अंदर वो भी जुडिशल रिमांड पे। अब पार्टी की क्यादत बाहर नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर वाकई ही साइफर एक केस बनता है तो आज इमरान खान साहब के वकील ने एक नया नुक्ता बयान किया है। उन्होंने कहा जी कि कैबिनेट ने इसे डी क्लासिफाई कर दिया था। अब अगर ये डी क्लासिफाइड हो चुका है तो क्या ये एक वाकई एक ऑफिशियल सीक्रेट है या नहीं है। एक नया नुक्ता सामने आया है जिसको हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इलेक्शन के अंदर एक नया टर्न यह आया है कि सारी पार्टी स्वाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सबका मुतालबा यह है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इससे पहले इस इलेक्शन को डिले करना चाहती थी, फिर बाप पार्टी, फिर BNP मेंगल पार्टी, फिर ANP पार्टी, ये सब इन पार्टीज का शायद गवर्नमेंट के दौर में एक मौक़िफ़ मुख्तलिफ था, लेकिन अब वहां पे चीजें बदल रही हैं। तो अब इमरान खान साहब का मौक़िफ़ के 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और बाकी तमाम पार्टीज का मौक़िफ़ भी वही हो चुका है, सेम हो चुका है, सवाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि नून लीग अब इलेक्शन नहीं चाहती या इलेक्शन को डिले करना चाहती है? तो ये दोनों चीजें हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आमिर अली असराना साहब, अतर काजवी साहब और मजहर अब्बास साहब, तीनों सीनियर सहाफ़ी, आप इनको अच्छी तरह जानते हैं। मजहर साहब आपकी तरफ आऊंगे, ये फरमाइए सर, ये एक नया नुक्ता है कि अगर एक ऑफिशियल सीक्रेट जो है डी क्लासिफाई हो चुका है साइफर जो है, तो अब उनका मुकदमा बनता नहीं है। तो ये अजीब सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि कैबिनेट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को डी क्लासिफाई कर सकती है। शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, मैं तो बुनियादी तौर पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ हूं, क्योंकि ये जो है ये सारे कवानीन जो अंग्रेजों ने तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए बनाए थे, वो हमने क़याम पाकिस्तान के बाद वो सारे कवानीन को ओन कर लिया। चाहे आप कोई 1923 में बना, कोई 1861 में बना, कोई 1857 में बना, चाहे आप सेडिशन ले लें, चाहे और दीगर कवानीन ले लें। फिर माशाल्लाह पिछली हुकूमत ने इसमें और वो कर लिया, आगे चल के उनके साथ क्या होगा इन्हीं कवानीन के तहत। देखिए, सीधी सी बात यह है कि जाहिर है जो ये अगर एक पॉइंट है तो जब कोर्ट में जाएगी मामला तो होगा। अब तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत बन गई है और इन कैमरा ट्रायल होता है, इन कैमरा ट्रायल हो रहा है, और ये अदालत सिर्फ जाहिर है इस दौर के लिए नहीं बनी है। अब ये अदालत फॉर ऑल टाइम टू कम रहेगी अनटिल अनलेस पार्लियामेंट जो है इसको ख़त्म ना करे। तो इसके तहत इमरान खान साहब पर मुकदमा चलता है या शाह महमूद कुरैशी साहब पे मुकदमा चलता है। अब इसमें वैसे मजहर अब्बास साहब जो वकील का नुक्ता है ना, ये एक नया टर्न है इसके अंदर। वो ये कहते हैं कि जब कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी थी, उसे डी क्लासिफाइड कर दिया था उन्होंने, तो फिर ये केस बनता नहीं है। अब जो मेरे पास जो सारी रिसर्च है उसमें तो आपको याद होगा कि 27 मार्च को इमरान खान साहब ने ये साइफर लहराया था, और उसके बाद फिर 9 अप्रैल को शाहबाज गिल साहब की एक ट्वीट आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि आज वफाकी काबीना के खसूसी इजलास ने यह फैसला किया है कि धमकी अमेज मरासला ऑफिशियल तौर पर डी क्लासिफाई करके
चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को भेजा जाएगा ताकि स्पीकर इसे अपोजिशन लीडर को दिखा सके और चीफ जस्टिस इस पर कार्रवाई कर सके। तो ये उनका ये कहना है कि ये हो चुका है। अब सवाल ये है कि इसके अंदर तो सिर्फ 4 शख्सियात के बारे में है और इमरान खान साहब ने ये लहराया 27 मार्च को था, यानी इसको डी क्लासीफाई करने का जो फैसला था वो बाद में हुआ था और लहराया पहले था। देखिए जज साहब, सबसे पहली बात यह है कि हम एक डेमोक्रेटिक, जो कुछ भी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी कह लें, जो कुछ भी है, इन कैमरा ट्रायल को पीटीआई ने भी चैलेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया चैलेंज? इन कैमरा ट्रायल जो है बेसिक फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। ये आप स्पेशल कोर्ट है, ये मिलिट्री कोर्ट नहीं है। इवन हमने तो 98 कोर्ट को भी किया है, स्पेशल कोर्ट को भी किया है, इन कैमरा को भी किया है और जज साहब की अहलियत को भी किया है। उन्होंने तीनों चैलेंजेस किए हैं। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं कि उसको छोड़े, फंडामेंटल राइट से किसी भी सिटीजन का जिसपे जितना भी संगीन मुकदमा चल रहा हो, इन कैमरा ट्रायल का मतलब ये है कि मैं और आप जो बहस कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि अंदर मां सिवाय इसके कि जो वकील आके हमसे बात कर लेते हैं, हमें वही पता है ना, और ना हम उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। एज इट इज हम रिपोर्ट नहीं कर सकते अपने बिहाफ पे, हम सिर्फ वकीलों को कोट करके। मेरा ख्याल है पहली चीज ये है कि क्या इसकी सेंसिटिविटी ऐसी है कि ये ट्रायल जो है, ये इस ट्रायल में आप बाहर कोई बात नहीं कर सकते। जब वकील बात कर सकते हैं बाहर आके, तो मैं क्यों नहीं जाके उस ट्रायल को देख सकता? मुझे क्यों नहीं इजाजत उस ट्रायल? सही बात, आपका नुक्ता वैसे ठीक है। और मुझे राणा साहब के पास जाना, मैं वापस आऊंगा। सर राणा से ये फरमाइएगा, सर ये अब ज़ाहिर एक डिफरेंट किस्म का इशू है और ज़ाहिर स्पेशल कोर्ट बनी है, फिर अब जेल के अंदर इसकी हेयरिंग हो रही है और एक क्लेम पीटीआई की तरफ से ये भी आ गया कि ये जो इंफॉर्मेशन थी डी क्लासीफाई हो चुकी है, तो इस पर तो केस ही नहीं बनता। जो साहब 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान के बहुत से लोग गद्दारी करते हैं, फौज के अंदर से भी करते हैं, सजा होती है, फॉरेन ऑफिस से भी करते हैं, कहीं और बैठे हुए अहम ऑफिस से भी करते हैं। क्या उन सब के केसेस, मैं इमरान खान के केस की बात नहीं कर रहा, जो बुनियादी नुकता है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अदालतें क्यों हैं, चलती क्यों हैं, क्या उनको पब्लिक कर दें? सारे राज जो दुश्मन को बेचा किसी ने चल रहा है, और इन अदालतों में मैंने जो इकट्ठा किया है, कम से कम 1 साल के बाद जमानत होती है। ठीक है, ये बात आप ज़हन में रख लें। ये यूं नहीं होता कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अदालतें हैं। यहां जज पहली दफा अपॉइंट हुआ है, अदालतें हमेशा से हैं और इस वक्त भी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ केसेस हैं। जो बात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत रखी जाती है कि जी उसको पब्लिक ना किया जाए, वो लोग आला अदालतों में भी जाते हैं। एक मिलिट्री कोर्ट है, एक ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। तो इसको थोड़ा सा पहले हम क्लियर कर लें कि हर चीज पब्लिक करने के लिए हो भी नहीं सकती कि आप अपने एटमी राज को बंदा देने चला गया, ले आया, चला गया, मतलब मुख्तलिफ चीजें हैं ना, कि मैं अब आपको 4-5 चीजों के बता रहा हूं, तो ये वहां चलते हैं केस। अब 2 साल पहले, 2-2.5 साल भी जाते हैं। एक सरकारी अफसर को बाकायदा फांसी हुई है इस पे, और उसकी वजह यह थी कि उसके घर पे एक एंटीना लगा हुआ था और जो इंफॉर्मेशन थी उसके कंप्यूटर के जरिए, उस एंटीना के जरिए एक एम्बेसी में जा रही थी और वो पकड़ा गया। अब मुझे बताएं कि हम एक खास केस के तनाजुर में सारा पाकिस्तान इस तरह कर दें, तो ये थोड़ा सा हमें इसको डी क्लासीफाई कर लेना चाहिए, इस बात को भी। अब आ गया खान साहब का केस। खान साहब का केस 15 अगस्त को लगा। ये वकला जो आपको सारे टेलीविजन चैनल्स पे नजर आते हैं, ये खान साहब के कहां थे? आज 1 घंटा इन 6 वकीलों ने अटक जेल में, स्पेशल जज ने, जिसने आज इनका 15 दिन का रिमांड दिया, मुलाकात भी कराई। इन्होंने सारा कुछ किया। उन्होंने कहा आप लोग कहां थे 15 दिन? क्या मैं प्रेस रिलीज जारी करूंगा कि मैंने क्या फैसला किया? वकला इमरान खान की हर घंटे की इतला, ये पंजोथा साहब, शोएब शाहीन साहब, जो लोग आज सफदर साहब बोल रहे थे, ये कहां थे? ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। मैं आपको बताऊं, 29 अगस्त को साले मुगल ने दी, फिर 30 को हमने दोबारा लेटर लगाया, पब्लिक किया कि जी ये जारी हो चुका है। ये सारी 1-1 मिनट की जो लेके यूट्यूबर फिर रहे होते हैं, खान साहब को भूल गए। ये सब जैसे ही वो आया, देसी घी में मटन और चिकन बन रहा है देसी, सब कुछ, उसके बाद से ये खान साहब को भूल गए। ये तो उनका हक नहीं, हक नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में अगर रिपोर्ट ना आती ना, इन्होंने कहना था ये सारा कुछ झूठ है। इमरान खान साहब के साथ वो बेगम साहिबा ने भी कहा कि मसल पुल हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, शल हो गए, ये सारे के सारे चुप हो गए। ये खान साहब को छोड़ चुके हैं, आपस में लड़ रहे हैं। एक वकील कहता है मैंने जाना है, दूसरा कहता है। आज जज साहब ने 6 के 6 को इकट्ठा बिठा दिया। अब इनके पास सारे राइट है, हाईकोर्ट से सस्पेंड करा लें, ना कोर्ट को चलने दें, चले गए हाईकोर्ट, नहीं करा लें। मैंने ये नहीं कहा,
वो कर लिया है। करा कैसे लें वो सारे? ये कल हमने ट्वीट की, उसको उठा के रीट्वीट करते रहे कि जी देखें जी रिमांड हो गया। ओ भाई आप थे कहां, किससे मुके हुए थे? आप सारे के सारे पीटीआई के वकला से मेरा सवाल है, आप किसके साथ थे? आप आपस में लड़ रहे थे, ये भी पता है। अब इसमें जो पंचोता साहब है ना, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब 1000 साल जेल में रहने के लिए तैयार है। वो भुट्टो बनाने लगे, 1000 साल वो जेल के अंदर बनाने लगे। और दूसरी साइड पे वो कह रहे हैं कि भाई उनकी जान छोड़ दो, मटन चिकन सब कुछ चाहिए। ये मैं मजाक की नहीं बात कर रहा, ये हमारे यहाँ एक बन गया था कि पता नहीं उनके साथ, खान साहब के साथ क्या हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट आई है तो सबने मान ली। अब आ जाए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। सदर पाकिस्तान ने जो ट्वीट किया कि जी मैं माफी चाहता हूं जिनको सजाएं होंगी, वो किसको कह रहे थे? पिंडी को खुश करने के बाद वो अपनी पार्टी में वापसी की राह हमवार कर रहे थे। अब लॉ मिनिस्ट्री ने उन्हें कह दिया, हो सकता है वो फिर तारीख दे के कहेंगे जी मैं तो अब रिजाइन कर रहा हूं, यहां तो कोई काम हो ही नहीं सकता, ताकि वापसी हो सके पार्टी में। इलेक्शन के लिए मतलब कि भाई ताकि वो एक स्लोगन बनाए कि जी मैं हीरो हूं और मैं वो काम कर रहा हूं जो कोई दूसरा नहीं कर सकता था। इशू ये हो गया है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दे के कहा कि ये बिल्कुल एक फारिग केस है, और हाई कोर्ट को मजबूर किया कि वो जमानत दे। जमानत होनी थी, हो गई, लेकिन अब अपील तो फिर हाई कोर्ट में है। क्या ये 16 तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनेगी इस केस की? अपील भी कहेगी हाई कोर्ट को कि आप सबसे नंबर हटा के और आप सबसे पहले सुन लें। ये इशू है कि आप लीगल बैटल में जाना चाहिए आपको। आपने जो तोशाखाना का केस, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो 13 तारीख पॉइंट पे नहीं लड़ा, ये जो 13 सितंबर दिया गया है, तो आपका ख्याल ये है कि जो लो जुडिशरी चाहती है कि 16 सितंबर से तक जो है इमरान खान समंदर ही रहे? नहीं, हाई कोर्ट में जाएं और उनकी जमानत ले लेना। 1 मिनट में जमानत हो सकती है, कल नहीं हुई वो दोबारा ले लें, वो लगेगी जमानत ले, फिर अगले केसेस 4-5 में अरेस्ट पे आ रहा है, वो कुछ छुपनी नहीं है। आपका ख्याल ये है कि बाहर नहीं निकल? फिलहाल मुझे तो बिल्कुल कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। काज़ी साहब ये फरमाइएगा सर, ये अजीब सी सूरत है वैसे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है तो उसको कैबिनेट ने फिर डीक्लासिफाइड कर दिया। डीक्लासिफाइड किन लोगों के लिए किया? 3-4 लोगों के लिए किया, 3-4 ओहदेदारों के लिए किया। इमरान खान साहब ने उसको पब्लिक कर दिया। अब सर ना सिर्फ पब्लिक किया, फिर अब एक अखबार के अंदर, ऑनलाइन अखबार के अंदर छप गया पूरे का पूरा। लेकिन वो कह रहे हैं कि क्योंकि डीक्लासिफाइड हो गया था लिहाजा अब केस बनता नहीं है। देखिए मुख्तलिफ सफ़र आप देखते हैं किस चीज़ का कि जी इस खिलाड़ी ने यहाँ से सफ़र शुरू किया और वहाँ तक पहुँचा। ये जो साइफर का सफ़र है, ये पाकिस्तान की तारीख का इंटरेस्टिंग तरीन सफ़र है। अच्छा, किसी ज़माने में ये कागज़ का एक टुकड़ा होता था, किसी ज़माने में इसका कोई वजूद ही नहीं होता था। किसी ज़माने में कहा जाता था कि दुनिया के ममालिक कह रहे हैं कि अब हम साइफर नहीं भिजवाएंगे। अचानक ये साइफर पाकिस्तान की कौमी सलामती का सबसे बड़ा इशू बन गया। फिर इस जब आप सफर को देखते हैं ना, तो आपके सारे सवालात के जवाबात उस सफर के अंदर आपको मिल जाते हैं कि इसके पीछे एक जाली केस है। ये जाली केस मैं नहीं तो नहीं कह रहा कि मौजूद अदालत फैसला करेगी, जो अदालत ने, मैं इसके सियासी सफर की बात कर रहा हूं ना। इसका एक सियासी सफर शुरू हुआ, ये सियासी मुकदमा आपका ख्याल? ऑफ कोर्स ये सियासी मुकदमा है। देखिए सियासतदानों के खिलाफ जिस किस्म का मुकदमा कि मुल्क का साबिक वजीर आजम जो है उसके ऊपर यह है कि गद्दारी का मुकदमा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। ये पहला वजीर आजम नहीं है जिनके ऊपर गद्दारी का केस लगा हुआ है सर। यहाँ मुझे हाईजैकिंग का केस भी है, वो प्राइम मिनिस्टर पे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आज तक गद्दारी का मुकदमा इस तरह नहीं चला कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया था तो किसी ने इस तरह किया भी नहीं ना सर, लहराया नहीं। पर वो तो कागज का टुकड़ा था, वो तो उसको तो मानते ही नहीं थे पीडीएम वाले। खान साहब ये कहते थे कि कागज का टुकड़ा नहीं है, वो लेटर है। तो मतलब क्या अब ये खान साहब को सच्चा साबित करने के लिए ये लोग ये मुकदमा चला रहे हैं? मतलब सोचने की चीज है ना कि ये लोग तो कहते थे कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं है, चीज ही नहीं है। ये तो रोज इस तरह के लेटर आते हैं, रोज इस तरह की बातें होती हैं, दिन में 35 आते हैं, तो फिर अब ये कौमी सलामती का मसला कैसे बन गया? सर 2 चीजें, एक चीज तो ये है कि साइफर है उसको इन्होंने डीक्लासिफाई बाद में किया, लहराया पहले, एक चीज ठीक है। दूसरी चीज ये है कि साइफर गुम है। वो गुम है, वो मिल नहीं रहा। तो केस ये भी है। और सर साइफर है, कोई कुर्बानी का भी गुम हो गया सर, धुम्बा तो नहीं को गुम हो गया। साइफर उधर ही है, इस तरह नहीं है। रियासत साहब ने खुद कहा ना मेरे पास था नहीं, कॉपी आती है वो जो देखें, जो ओरिजिनल आती है वो उधर वजारत खारजा में ही होती है। इस तरह नहीं, पाकिस्तान इतनी गैर संजीदा रियासत नहीं है कि उसकी चीजें इस तरह गुम हो जाए। पाकिस्तान में पहली मरतबा हुआ, पाकिस्तान में जी नहीं हुआ तारीख में आज। छोटी सी बात अगर मैं अपनी बात थोड़ी इसी आप कर सकें। मजे की बात यह है कि ये हर बंदा बात कर रहा है कि वो तो फॉरेन ऑफिस में पड़ा है, असल सबको पता है। इशू क्या है? हर बंदा हमारे साइफर को डी कोड करने के लिए भाग रहा है। एक वजीर आजम है जो डी कोड हुए पेपर को पब्लिक कर देता है, ठीक है। तो क्या जिनको पहले इशारे ढूंढने हैं उनको डी कोड कर दिया आपने पूरे पाकिस्तान को कि हमारा जो कोड है जो किसी के पास नहीं है,
आपने एक रास्ता खोल दिया कि उस लेटर के तर्जमे को लेके तो लफ्ज कह देना, वो जब साइफर में घुसेंगे जो इशारे कोड्स हैं वो सब बंदे हमारा हर चीज ओपन हो जाएगी। ये है केस, ये नहीं है कि जी वो तो उर्दू तर्जमा था, वो तो डीक्लासिफाई हो गया, फलाना हो गया। असल ये है कि आपने उस तर्जमे को पब्लिक कैसे किया। जी अच्छा, वैसे मैंने ब्रेक लेनी, आप पे आऊं। चले ब्रेक पक्का बात है, छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा हजरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अतर काजी साहब, अब सवाल ये है कि वो साइफर तो था ना जी जी जो भी है जी, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक साइफर जो है वो इस तरह डी क्लासिफाई करके जी या उससे पहले पब्लिक कर दिया गया। दूसरा ये कि उसकी कॉपी जो गुम हो गई और प्राइम मिनिस्टर ने तस्लीम कर लिया कि मेरे पास थी और मुझसे गुम हो गई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि मैंने उनको दी थी और उसके बाद उन्होंने मुझे वापस नहीं की। तो केस तो है ये। देखिए केस जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि साइफर जिस तरह ये शुरू हुआ था केस, अगर आप देख लें पहले इसकी वजूद से इनकार किया जाता था, जिस तरह मैंने अर्ज की पहले कागज का टुकड़ा कहा जाता था। फिर इस सारे केस को चलाया किस तरह जा रहा है, जिस तरीके से गिरफ्तारी डाली गई, फिर अब अगर वो उनको अदालत में पेश करना है, आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो अदालत बनाई गई है, शाह महमूद कुरैशी साहब वहां पे आ रहे हैं तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी वहां पे पेश कर दिया जाए। देखें फिर ये जो देखें पीटीआई कहती थी कि इनकी सिक्योरिटी का इशू है। नहीं वो उस वक्त वो में वो कहते थे कि भाई साहब इस अदालत में जाना, उस अदालत में जाना। नहीं देखें तो सिक्योरिटी उस वक्त वो बज़िद थे कि नहीं इधर ही पेश किया जाए, उस वक्त बज़िद थे। दूसरा कल जो शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट की उससे फिर एक चीज जो है ये माननी पड़ेगी, उन्होंने कहा ये लाडला है। देखिए ये वाकई लाडला है। जज और अदालत उठ के खुद जेल में चली गई है और मजलूम लंदन बैठा हुआ। कोई जज यहां से आज तक इन्होंने लंदन भेजा, एक आधा जज लंदन ही भेज देते, वहीं पे जाके राहदारी जमानत करवा दें। तो लाडला तो है, ये तो मानना बात आपकी ठीक है। मतलब अब ये केस जो है ना, ये पता नहीं किसी किनारे लगता है नहीं लगता, लेकिन इसने बहुत सारे एंड्स खोल दिए और वो जो खुले हुए एंड्स हैं उनको मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह बांधा जाएगा। एक तो स्पेशल कोर्ट का बन जाना, फिर जाके जेल के अंदर जाके उसकी हेयरिंग शुरू हो जानी, फिर पाकिस्तान में साइफर का केस बन जाना, फिर साइफर को डिस्कस करना। इस तरह अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकलेगा? अच्छा ये बताएं, मुझे नहीं पता, लियास राना साहब बता सकते हैं या आप, ये जब ट्रायल हो रहा है तो ये जो तीनों अक्यूज्ड हैं ये एक साथ अदालत पेश होते हैं? नहीं, एक ही अदालत में तीनों मुख्तलिफ पेश होते हैं, मुख्तलिफ टाइम पे। क्यों? मुकदमा तो एक है ना, तो तीनों अलग अलग क्यों पेश होते हैं? ये कौन सा मुकदमा आप चला रहे हैं? एक आदमी, आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक मुकदमा चला रहे हैं, 3 मुल्जमान पर, उस एफआईआर में 3 मुल्जमान के अगर नाम हैं तो उन तीनों को एक साथ ही पेश करेंगे ना आप अदलत में, चाहे आप जेल के अंदर ही करें। आप जेल के अंदर अदालत लगाएं, लगती हैं अदालतें, लगी हैं, अब भी लगती हैं। खान साहब भी, आजम खान साहब को भी साथ ही पेश करना चाहिए। 2 फॉरेन सेक्रेटरीज भी हैं। नहीं, यही बात कह रहा हूं ना कि जो भी मुल्जमान हैं उस एफआईआर के, आप ये आप मुझे कोई और मिसाल बता दें कि एक मुकदमा है और अलग अलग पेश किए जाते हैं। ये मतलब कोई एक मुकदमा मुझे याद नहीं पड़ता, हो सकता है मेरी मेमोरी वो हो, मुझे याद नहीं पड़ता कि एक मुकदमा है उसके 4 मुल्जिमान हैं, 5 मुल्जिमान हैं और सबको अलग अलग पेश किया जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे ट्रायल चल सकता है? आप इस तरह ट्रायल कैसे चला सकते हैं? ये एक देखिए, अब दूसरी बात जो राणा साहब कह रहे थे, एक होती है स्पाइंग। लेकिन अभी ट्रायल हुआ नहीं ना सर, अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ रिमांड दिया जा रहा है सर। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब को दिया गया रिमांड, अब जाकर उनको जुडिशियल रिमांड हुआ। देखिए, आप रिमांड दे रहे हैं, आप सिक्योरिटी, उसमें जब एक केस की कोई हियरिंग होती है तो उसको उस तरीके से, मैंने इसीलिए आपसे वो मालूम किया कि ये मुकदमा इस्लामाबाद में स्पेशल कोर्ट में चलेगा, ये मुकदमा जेल के अंदर चलेगा। मुझे नहीं पता, हो सकता है जेल के अंदर, और जेल के अंदर अगर चलेगा तो कोई अजूबा बात नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले चलते रहे हैं मुकदमा जेल के अंदर, वो होता है। सिक्योरिटी कंसर्न अगर होती है तो बिल्कुल जेल के अंदर चलते हैं। हमारे यहाँ रहा है रिवायत, आज भी कराची सेंट्रल जेल में बेशुमार अदालतें लगी हुई हैं जिसमें मुकदमा चलते हैं। देखिए, स्पाइंग होती है, स्पाइंग की जैसे बात की, ऐसे भी हुआ, अभी रिसेंट पास में ही हुआ, एक ब्रिगेडियर को फांसी की सजा हुई, उनका रोशन वाला केस है, और भी बहुत केस हैं। जब आप किसी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर
इस तरह का केस बनाते हैं, चाहे वो जेन्युइनली दुरुस्त केस, उसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बड़ा डिफरेंट हो जाता है। आप इमरान खान को, चले इमरान खान को आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, शाह महमूद कुरैशी को और दीगर को, असद उमर सबको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आपने सजा दे दी, लेकिन क्या पीटीआई को इस मुल्क में क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर पाबंदी है पीटीआई के ऊपर या नहीं है पाबंदी? अगर नहीं है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज कराची में रैली निकाल सकती हैं, पीटीआई नहीं निकाल सकती। क्यों? दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज रेड जोन में जाके प्रेस क्लब और गवर्नर हाउस के सामने मुजाहरा कर सकती है, पीटीआई नहीं कर सकती। क्यों? देखिए, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इससे पीटीआई को नुकसान नहीं होगा, मैं यही बात कह रहा हूं। और ये माजी में हमने पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के साथ देख चुके हैं, जब आप इस तरीके से सप्रेस करते हैं और एक बुनियाद पर आकर सप्रेस करते हैं, तो फिर उसके पॉलिटिकल रिजल्ट जो हैं वो रह जाते हैं। अगर आप पीटीआई को इलेक्शन से बाहर कर देते हैं तो आप उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी चौधरी साहब? जिस इलेक्शन में अगर फर्ज करें बल्ला नहीं होता है इलेक्शन, लेकिन देखिए मतलब एक चीज है, अगर हम पाकिस्तान की पिछली 30 साल की सियासी तारीख को देखें तो सारी सियासी जमातें सेम हो गई हैं कि इक़्तिदार में आती हैं, इक़्तिदार से निकलती हैं, एस्टैब्लिशमेंट से टकराती हैं, अंदर जाती हैं, मुकदमे बनते हैं, फिर वापस आती हैं, फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ समझौता करती हैं। एक तो सारी सियासी जमातें इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की जमातें हो चुकी हैं, यही बात और दूसरा सब जमातें एक ही टाइप की म्यूजिकल चेयर के ऊपर उठ रही हैं, बैठ रही हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि जो जमहूरियत है पाकिस्तान के अंदर वो सेम हो चुकी है, सबके लिए बराबर हो चुकी है। मैं यही बात कह रहा हूं कि हमारे यहाँ कोई भी अच्छी मिसालें कायम नहीं कर रहा। इमरान खान साहब ने कोई जुर्म किया है, उनको उस जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। जो 9 मई के वाकयात में मुलव्विस हैं, उनको उस जुर्म की सजा होनी चाहिए। जो 22 अगस्त 2016 के मुकदमे में वो मुलव्विस हैं, उन्हें मिलनी चाहिए। वो सजाएं उसकी पार्टी को क्यों मिलती हैं? वो पूरी पार्टी पर गैर एलानिया पाबंदी क्यों लग जाती है? आप देख लें, एमक्यूएम ने जो किया, एमक्यूएम के जो लोग मुलव्विस थे उन्हें सजा होनी चाहिए, गिरफ्तार होना। 16 से आज तक मुकदमा नहीं चल रहा, ताली बजाने पर मुकदमा कायम हो जाता है। ठीक है आपकी। राणा साहब के पास आने दें, मैं आऊंगा वापस। मल साहब, राणा साहब ये फरमाइए, इलेक्शन का तो बड़ा इशू उलझ गया, ऐसा लगता है सारी पार्टी चाहती है 90 दिनों के अंदर इलेक्शन, स्वाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग खौफ क्यों है इलेक्शन से? उन्हें चाहिए कि वो भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। चौधरी साहब, निसाबी किताबी जमहूरियत की बात हो रही है। मैं आप जब सवाल कह रहे थे, पीएमएलएन के साथ जेयूआई खड़ी है, एमक्यूएम खड़ी है, बीएपी खड़ी है, ये तो एलानिया खड़े हैं कि डिलिमिटेशंस कर लें। ठीक है। और बाकी अंजुमन मुनाफिकीन की वो तस्वीर जो शहबाज शरीफ के साथ सीसीआई के बाद ग्रुप फोटो में जारी हुई, ठीक है, मुराद अली शाह भी उसमें शामिल थे। नहीं, मैं आप वो ग्रुप फोटो में ढूंढें, आपको मेंगल साहब नजर आएंगे, उसके अंदर उनकी पार्टी नजर आएगी। सब ने ठप्पे क्यों लगाए? ये सारों की जमहूरियत जो है ना, अपने अपने मसाइल की वजह से, इसलिए मैं इस पे बात नहीं कर रहा। क्या नवाज शरीफ को जेल के अंदर करके, उसके बंदों को तौहीन अदालत में सजाएं दिलवा के, और उसके वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी को बुला के, जब चीफ जस्टिस कहता है तुमने नैब बदला तो मैं 1 मिनट में उड़ा के रख दूंगा, उस वक्त वो क्रेडिबिलिटी थी इलेक्शन की? मिसाल देने का मकसद ये नहीं, अगर वो बुरा था फौरन कहेंगे तो आज भी बुरा। भाई फिर बैठ के करो ना, एक लाडला एक टाइम में, दूसरा दूसरे टाइम में। यहां अवाम पिस गई इनके इस चक्कर में, क्योंकि हम दायरे के सफर में हैं, हम निकलते ही नहीं। एक जो आप बात कर रहे हैं कि इसने पकड़ा फौज को, उसने पकड़ा फौज को, कल नैब के साथ फौज खड़ी थी, अदलिया साथ खड़ी थी। आज नैब के साथ फौज और हुकूमत उस वक्त की खड़ी थी, अदलिया खिलाफ खड़ी है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है? एक जज साहब ने कहा कि एक भगोड़ा, पार्लियामेंट का भगोड़ा, वो ठीक लफ्ज कहा ना, कि उसको ख्याल तब आया जब वो भाग गया, और वो नैब चैलेंज करता है, और वो कहते हैं कि बुनियादी हक कोई एक तो बताएं। चीफ साहब ने एकदम जज्बाती होकर कहा मखदूम अली खान को कि इसका मतलब है मैं पब्लिक हेयरिंग कर दूं और इसको छेड़ दूं। उन्होंने कहा जी कर दें, एकदम वापस के नहीं मुझे तो फैसला देना है। भाई 54,000 का आप फैसला नहीं करते, आपको एक केस का है तो फिर करें 90 दिन बहाल। ये सारे लाडले और प्यारे 90 दिन भी जाएंगे और जमानतें भी नहीं होंगी। हाँ जी, आज ये सब कुछ हुआ, ये जमहूरियत का तसलसल है ना हमारे यहाँ, कि मुझे आज ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। चौधरी साहब, मैं बार बार कह रहा हूं, इस दायरे का सफर तभी ठीक होना है जब इस दायरे के अंदर खेलने वाले सारे खिलाड़ी चौक में आके माफिया नहीं मांगते कि हमने ये काम किए हैं। आज पेट में दर्द डार साहब के हो या पीएमएलएन के हो या शहरी रहमान के हो या किसी में हो कि जी चीनी इतनी महंगी, बिजली इतनी महंगी, भाई आप सब इसमें थे। आप पहले उसको कहते थे और सभी सब। पीटीआई क्या करती थी? वो उस वक्त 130 रुपए को डिफेंड करती थी, ये 160 को डिफेंड कर रहे हैं।
अब 220 को, वो एमक्यूएम देखें, अब 220 को करें, किसी खाते में नहीं और के जी हम ताजरों के साथ खड़े हैं। भैया आपने बिकवाई जब के इलेक्ट्रिक, आप कहां थे? जब लोगों ने कमीशन खाए, आप कहां थे? आपकी बिजली वहां इंडिजिनस पैदा होनी थी कराची के, आप नुमाइंदे बने, आपने कभी बात ही नहीं की। आप अब भी खड़े हैं ना आज ही कि जनाब आप डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन कराएं। सबसे ज्यादा इतराज भी इन्हें था मरदमशुमारी पे कि भाई गलत हुई है कराची की। अब इन्हें महसूस ये हो रहा है कि शायद इलेक्शन लंबे ना हो जाए कहीं, और ये खतरा है जिसकी वजह से वो महसूस कर रहे हैं कि 60 दिन के अंदर, अल्लाह ना करे चौधरी साहब अगर ये इससे आगे गए 6 महीने से, मतलब ये चांस है वैसे नहीं, अगर गए तो फिर ये सब चीजें रह जाएंगी हवा में। हम पहले बहुत खार हो चुके हैं। फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, वैसे जो हालात हैं 25 मार्च है या 3 मार्च है, डेट ये भी है, लेकिन हालात को आगे लिंगर नहीं किया जा सकता। वैसे छोटी सी ब्रेक लेनी है काज़मी साहब, आपके पास फिर सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये एक तरफ ये सब कुछ हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रोज एक केस खोल रही है, उसमें अब नैब तरामीम का केस खोल रहे हैं और चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान का ये कहना है कि मैं रिटायरमेंट से पहले इसका फैसला करना चाहता हूं। उन्होंने बल्कि लिस्टें मांग ली हैं कि जिन जिन लोगों को इसका फायदा हुआ है। अब इतने एंड्स खुले हुए हैं और आप एक और एंड खोल के कहें कि इन सबको भी गिरफ्तार कर लें, तो ये पाकिस्तान कहां जाएगा? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदी। अतर काज़मी साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत कुछ एक्टिविटीज़ हैं, रोज़ाना की बेस पे कोई ना कोई केस डिस्कस हो रहा होता है और उसमें जो नई चीज़ें सामने आती, जैसे राना साहब ने आपको बताया, अब यूँ लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये जो नैब तरामीम का ऑर्डिनेंस है इसको बिल्कुल ख़त्म करके और दोबारा वहीं से शुरू करना चाहते हैं जहाँ पर ये बंद किया गया था, और वो चाहते हैं कि जिन लोगों को इसका फ़ायदा हुआ सब लोगों के केस दोबारा खोल दिए जाएँ। तो अगर दोबारा खुल गए तो पहले तो बंद हो नहीं रहे, तो एक नया कटा खुल जाएगा। देखिए, अगर आप नैब को ओवरऑल देखें, नैब का किरदार कोई मिसाल ही नहीं रहा। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। हर दौर के अंदर नैब के जरिए आपने मुखालफिन को टारगेट किया, जिस तरीके के मुकदमात बनाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर बहुत सारे उसमें ऐसे मुकदमात भी हैं जिनके अंदर तहकीक होना जरूरी है, उनके हवाले से तफ्तीश होना जरूरी है, सामने एविडेंस सामने लाना जरूरी है, तो उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब इसमें इशू ये नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब क्या फरमा रहे हैं या कोई और मौजूद चीफ जस्टिस। खान साहब एक साइड पे उसका बेनिफिट भी लेना चाह रहे हैं, तो नहीं, साथ वो चाहते हैं कि केसेस भी खान साहब तो नवेरा उसके लिए अंदर जाएंगे अगर ये केस हल हो जाता है। खान साहब को तो नुकसान होगा। देखिए, अगर वो पुरानी सिचुएशन पे बहाल हो जाए, पहले सारा इशू, अब नई सिचुएशन है। अब मेरा नहीं ख्याल कि खान नहीं, ये देखिए, ये खान साहब का ये किसी और का मसला नहीं है। देखिए, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मौजूद चीफ जस्टिस साहब, जिस तरह आपने कहा कि वो फैसला करना चाहते हैं, एक और मौजूद जज साहब ने कहा कि कोई पार्लियामान से भागा हुआ है। ये पार्लियामान से भागे वाली बात नहीं है। मसला ये कि जो भागा हुआ है, मुझे नहीं पता कौन भागा हुआ, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो। मैंने किसी को, वैसे आपको अंदाजा है कौन भागा हुआ है? पार्लियामेंट से तो बंदे पैदल ही चलते पा रहे हैं। तो बात नहीं हो रही ना, वो तो इमरान खान की बात है जिसकी इधर उधर भाग रहे हैं। मसला ये है कि इशू ये है कि वैसे अगर कौमी असेंबली के अंदर होते तो इस बिल को रोक सकते थे। वैसे देखिए, कौमी असेंबली के अंदर होते तो उन्होंने अपनी हुकूमत को गिरने से जब बिल पाकिस्तान में आने होते ना, तो एक दिन में 2 दिन में 50-50 बिल आ जाते, कोई नहीं रोकता। अपोजिशन तगड़ी हो तो बड़ा उसमें जरा खान साहब ने भी यही असल इशू भागे वालों का नहीं है। असल इशू ये है कि अदालत के सामने इशू ये है, जो देखने वाली चीज है, जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कानून साजी करके क्या अपने आप को फायदा पहुंचाया? दुनिया की कौन सी ऐसी पार्लियामेंट है जो कानून साजी करे अपने आप को सामने रख के? पिछले दिनों हमने केस देखा, नैब ने जाके जमानत मनसूखी की जो दरखास्त थी वो वापस ली सुप्रीम कोर्ट से, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की, क्योंकि अब नैब कानून में तब्दीली हो गई है। एक और साहब की भी वापस आई, बहुत सारे मौजूद कायदीन के केसेस वापस आए। तो क्वेश्चन ये है कि फैसला करना चाहिए। सारे सियासतदान पार्लियामेंट का फायदा उठाना चाहते हैं। मसलन आरफ अलवी साहब अपनी तनख्वाह में इजाफा करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है इजाफा हुए, उनकी तो तनख्वाह काट लेनी चाहिए। नहीं लेता, उनके तो मातहत उनकी बात ही नहीं मानते, उनकी तो तनख्वाह काटनी चाहिए। ठीक है कि उन्होंने बाकायदा खत लिखा है कि मेरी 2 टाइम पे तनख्वाहें जो है उसमें इजाफा होना चाहिए और कानून के मुताबिक, क्योंकि पार्लियामेंट ने फैसला किया है। पाकिस्तान में 1 रुपया फालतू रखा गया है कानून के मुताबिक। 1 रुपया चाहे फालतू रखें, 2018 में यह तय हो गया था कि सदर पाकिस्तान को जो भी तनख्वाह होगी 1 रुपया ज्यादा, मतलब चीफ जस्टिस की तनख्वाह है उससे 1 रुपया फालतू। अब उन्होंने कहा मेरा जाने का टाइम है, तो बकायदा
हाजात मिल जाए। देखिए, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि जो कानून साजी होती है वो अवाम के लिए कीजिए, जो भी आपने मिसाल दी, अगर आपके नैब के कानून में तब्दीली हुई है तो क्या उससे अवाम को कोई फायदा है या कि कुछ लोगों को? मैं यही बता रहा हूं कि इधर सदर आरफ अलवी साहब उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना कि यहाँ पे, और चीफ जस्टिस साहब की तनख्वाह बढ़ चुकी है, लिहाजा उसके मुताबिक मेरी 2 मरतबा तनख्वाहें बढ़ाई जाए। तो जब सदर साहब माफ नहीं कर रहे तो बाकी लोगों से क्या तोको? देखिए सदर, इसमें देखिए तनख्वाह बढ़ाने वाली तो और एक डिफरेंट चीज है ना, जहां पे आपके ऊपर मुबैना करप्शन के इल्जामात है, आप कानून साजी करके अपने मुकदमात को खत्म कर दें, 2 डिफरेंट चीजें। लेकिन मॉरली जिस वक्त मुल्क में लोग खुदकुशियां कर रहे हो, सदर मुमलिकत को थोड़ा सा तो ख्याल करना चाहिए ना। आप कहते हैं कि ये कानून नहीं सर, वो कहते हैं कि मैंने कानून वापस भिजवा दिया था। क्या आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं या सदर मुमलिकत? आपको नहीं पता कि कानून वापस किस तरह भेजते हैं? अब आप ट्विटर पे आके ये अनाउंस कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उसको बाकायदा सही तरीके से, जो उन्होंने वापस भेजा ना बिल, उसमें वो ठीक था, यहाँ पे आकर उनको बिल 9 अगस्त को लिख के वापस किए, फौरन वापस और ट्वीट किए। हाँ, वही मैं के मामले में उनको यहाँ पे मसला ये शराफिया का है। देखिए उसी के गिर्द घूमता है। आप इस्लामाबाद के किसी भी चौक में खड़े हो जाएं, हर 10 मिनट के बाद आपको जू जू करता है काफिला गुजरेगा, बड़ी बड़ी उसमें गाड़ियां होंगी और उन गाड़ियों के अंदर आपका, मेरे बच्चों का, इस कौम के बच्चों का खून जल रहा है और सदर होटल में खाना खाने जा रहे हैं। देखिए ये मैं बात कर, इधर नहीं, इस इस्लामाबाद में तो हर 2 चौक के बाद आपको एक सदर नजर आएगा, उसका प्रोटोकॉल देख के आप समझेंगे ये शायद किसी यूरोप के मुल्क का सदर है। इतनी आपको यूरोप में कहीं पे नजर नहीं आता। तो ये कौम का खून चला में तो होता ही नहीं ऐसा। वही मैं कह रहा हूं, किसी और जगह हमारे यहाँ भी एक वजीर आजम ने आना था, कोई चॉइस है पता है उनका, जो हॉलैंड के वजीर आजम की तरह साइकिल पे आना था। सुना है वो 55 किलोमीटर पे हेलीकॉप्टर पे सफर कर, वो लंदन में ट्रेनिंग कर रहे हैं बस। जिसने ऐलान किया था कि मैं साइकिल पे चलूंगा, ये खान साहब ने ऐलानात करके ना हवा में पूरी कौम को हमालिया पे चढ़ाया कि अखलाकियात मेरी इतनी बुलंद है, जो साबित हो रहा है पता नहीं वो कहां गए। नहीं मसला ढूंढ के लाएंगे कहां है आजकल, वो जेल में, उनको आने नहीं दिया जा रहा है। मगर साहब नहीं वो अब साइकिल पे आना चाहते हैं, वो जेल से, वो तो कहते हैं मैं रक्षे पे आ जाऊंगा, खिलाएं पिलाएं सारे सरकारी, अपने पैसे नहीं, अपने पैसे से नहीं, अपने पैसे से ना जी ना, वहाँ लिखा हुआ है अगर लोग पैसे देना चाहें तो सरकारी फंड में जमा कराएं, जेल खाना जात की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। एक दिन मुर्गी एक दिन सरकारी वो तो उनकी अपनी पार्टी देगी, मेरे घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, लिखा है पहले देना चाहें सिर्फ देसी घी दे सकते हैं, मुर्गी नहीं देंगे। नहीं, खत्म होगी, खर्चा अपना नहीं पूरा हो रहा कौम का, देसी कुकर खत्म, अटक अपना खर्चा नहीं हो रहा। लेकिन मुझे खुशी इस चीज की है कि लंदन पहुंच गए शहबाज शरीफ साहब और लंदन में बैठ के कौम के मसाइल का इसाकदार साहब देखें, हमें इतराज उस पे है जिसको पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया है, उस पे हमें इतराज है। जो हुकूमत करके 16 महीने हमारा इस हाल में हमें छोड़ के लंदन भाग गए, उन पे हमें कोई इतराज नहीं है। अब चीफ जस्टिस साहब भी बुला सकते हैं, वैसे उनको वो भी नहीं बुलाएंगे। मगर साहब ये फरमाइए सर, ये इलेक्शन तो अजीब फटे का शिकार हो गया। अब सारी पार्टी स्वाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सब ये चाहते हैं कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर हो जाए। ये फरमाइए कि नून लीग इस पे खामोश क्यों है? क्या वो नहीं चाहती कि फौरन इलेक्शन होने चाहिए? जी चौधरी साहब नहीं चाहती, और उसकी एक उनके पास ये बात राना की ठीक है कि ये सीसीआई में जब आप सब गए थे उधर वाज़े तौर पे पीपल्स पार्टी एक पोजीशन ले सकती थी कि जी ये सीसीआई की मीटिंग इलीगल है, क्योंकि 2 सूबों के चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स हैं। वो ये पोजीशन ले सकते थे कि इस वक्त सीसीआई इजलास अगर आप बुलाएंगे और सेंसस का नोटिफाई करेंगे तो उसकी वजह से इलेक्शन डिले हो जाएंगे क्योंकि डीलिमिटेशन होगी। उस वक्त ये पोजीशन 90 रोज की क्यों नहीं हुई? पीपल्स पार्टी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां जब टूटी थी उस वक्त क्यों पोजीशन नहीं ली कि 90 रोज में इलेक्शन कराएं? ठीक है, उसके पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं कि जी आप इमरान खान साहब ने जिस तरह असेंबलियां डिसॉल्व की उसके नतीजे में अगर जब आम इंतखाबात होते तो केपी और पंजाब में उनकी हुकूमत होती तो हमने ये समझ लिया था कि उधर पीटीआई और केपी में और पंजाब में पीटीआई जीत जाएगी, लेकिन उसके पॉलिटिकल रीजंस हैं। आइन क्या कहता है? आइन तो बहुत कैटेगोरिकल है। आइन में तो बिल्कुल, आइन में आपकी पॉलिटिक्स थोड़ी लिखी हुई है। आइन में तो ये लिखा है कि अगर वक्त पर असेंबलियां खत्म होंगी तो 60 रोज में होंगे, वक्त से पहले अगर असेंबलियां खत्म होंगी 90 रोज में इलेक्शन होंगे। तो आपने आइन पे चलना है या आपने नजरिया जरूरत पे चलना है?
जहां तक ये अभी चीफ जस्टिस वाली बात, तो सर आइन तो बहुत पीछे रह गया है, मदद साहब मैं माफी चाहता हूँ, आइन बहुत पीछे रह गया है। आइन की तो आप बात करते हैं, वो तो 14 मई को इलेक्शन होने थे, उस वक्त भी नहीं हो सके, उससे आप जनरल इलेक्शन को रो रहे हैं, वहां पे 2 सूबों के अंदर होने। चौधरी साहब, इस 75 साल की तारीख में अगर निजाम को किसी ने सबसे ज्यादा डैमेज किया है तो पाकिस्तान की आला अदलिया ने किया है। ये आज से नहीं 50 की दिहाई से। बिल्कुल सही, मुकदमात ले लें आप, मैं आपसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ मदद साहब, और एक छोटी सी ब्रेक लें और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राना साहब, अब सूरत हाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं। पहले वो 15 सितंबर को आना चाहते थे, फिर मियां शहबाज शरीफ साहब वहाँ के, उन्होंने खाली अक्टूबर में आए। अब अक्टूबर का मसला ये है कि यहाँ पे आवाम बाहर निकली हुई है, वो तो बिल चला रही है। अब पब्लिक अगर बाहर होगी, ऊपर से मियां नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, तो वो कैसे कंपेन करेंगे और कैसे फेस करेंगे आवाम को? तो मेरा ख्याल है शायद हो सकता है आइन आप देखें, 2-3 चीजें हैं। जो अक्टूबर की डेट है जाहिर है इसीलिए की गई कि आप अगर आए और इलेक्शन फौरन ना होने की तरफ जा रहा हो तो आप कंपेन नहीं करेंगे, फिर आप उस का हिस्सा होंगे जो आप कह रहे हैं कि जनाब फिर जेड़ा लितर पोला शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब वास्ते है, जो देखे जो ही बिल लेके लोग बाहर आए ना, साग डार साहब ही डार साहब का तो देखे तकब्बुर ही नहीं बाज आया, उनको वो मार पड़ी है कि मैं चलाऊं तो जनाब डॉलर साहब नीचे आ रहे हैं और मैं आया हूं तो ये हो गया। उसके बाद से वो गायब है, IMF की ऐसी की तैसी, उसके बाद पाकिस्तान की ऐसी तैसी करा के जनाब गायब हो गए। वो शहबाज शरीफ मिन्नत अल्लाह ना करता तो वो जो खुदा ना खास्ता बात हो रही थी रियासत वाली, वो तो काम हो गया था, उसमें कोई शक नहीं। और यहाँ आज ये सब कुछ ठीक होने के बाद रियासत के हमारी हालत ये है कि हम सब बेहाल हैं। आम आदमी का ये ट्विटर और सोशल मीडिया को छोड़ दे, आम और खास दोनों बराबर हो चुके हैं। नहीं, खास गरीब आदमी हमेशा से खास रहा है, लेकिन अमीर गरीब जरूर। यहाँ पे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वो तबाह हुई है और वही चलाती है मुल्क को। खवास को तो कोई जरूरत ही नहीं है, शराफिया को तो काम करने की, उनके तो सिस्टम चले हुए हैं। नवाज शरीफ कैसे आ सकते हैं ऐसे हालात में? वो तब आएंगे जब उनको ये यकीन होगा कि जब मैं आऊंगा और मैंने इलेक्शन को, कैंपेन को, अपनी पार्टी को लीड करना है। उनके पास PMLN के पास आखिरी रे ऑफ होप क्या है? नवाज शरीफ। ठीक है, अब अगर वो नहीं हो और फिर क्या लड़ेंगे? ये जो हुकूमत से निकले हैं, ये जो सारे के सारे पीपल्स पार्टी समेत PDM पूरी की पूरी, आज इन सबको बिजली के बिल आ रहे हैं। वो देखा नहीं, ख्वाजा साद रफीक साहब हमारे दोस्त हैं, कहते हैं ये कम कर दो। खुर्शीद शाह साहब पानी के वजीर थे, आसिफ साहब कह रहे हैं जी इस तरह करें। भाई आप पहले सारे कहाँ बैठे थे उस वक्त जब एक सेक्रेटरी इनके दौर में किसी एक ग्रुप को थर में फेवर कर रहा था, ये उसको ले जाके दूसरी जगह अच्छी जगह लगवा देते थे उनके ग्रुप। मतलब ये सारे एक दूसरे के साथ ही काम कर रहे होते हैं ना, अशराफिया की ना छोड़े। असल बात है आम आदमी की, उसके पास ना तो मतलब ठीक है PTI बहुत पॉपुलर है, कोई शक नहीं, लेकिन क्या खान साहब अपने 4.25 साल के बराह रास्त और जो KP में 9 साल 9.5 साल हुकूमत की, उस पर बात करते हैं? उनकी पार्टी बात करती है? नहीं करती, क्योंकि किया कुछ नहीं। नवाज शरीफ और उनकी पार्टी आएगी इलेक्शन में और जो शुरू भी कर दिया है वो 17, 18, 19 पे बात करेंगे कि हमने पाकिस्तान को कहां छोड़ा था। वो 16 महीने गायब कर, 16 महीने हमने मुल्क बचाया है। कंपेन इसी पे होनी है, कौन मुकाबले पे खड़ा होगा उस मुल्क बचा हुआ नजर तो आया ना, ये बाहर निकले हुआ। PTI कितनी खड़ी होगी देखना, ये होगा इलेक्शन तो उस माहौल में होना है ना। फिर देखें काज़मी साहब, ये फरमाइए नवाज शरीफ साहब इस सूरत हाल में आ सकते हैं? वैसे देखें, नवाज शरीफ साहब एक बड़ी जमात के लीडर हैं। उनकी जमात में इस वक्त जब हुकूमत है, बहुत सारे मसाइल हैं, महंगाई हुई है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आएंगे तो उनकी अपनी जमात का जो वोटर सपोर्टर है वो मुतहरिक होगा। आप अंदाजा करें, अगर हमजा साहब, मरियम बीबी पिछले 3 महीनों से लाहौर में वो रैलियां कर रहे होते, लाहौर के अंदर वो पॉलिटिकली मुतहरिक होते, तो क्या आज नून लीग की ये पोजीशन होती? कंप्लीटली डिफरेंट पोजीशन होती। तो नवाज शरीफ अगर आएंगे, उनका हक है, ये उनका मुल्क है, ये कोई और बंदा डिसाइड नहीं करेगा कि उन्होंने कब आना है या कब नहीं आना। अगर अवाम चाहेगी, उनको वोट देती है तो वो आए। ये कहना कि जी उनकी 2 दफा इससे लड़ाई हो गई, 4 दफा उससे लड़ाई होगी, अगर अवाम उनको 35 दफा वोट देते हैं और उनकी 36 दफा लड़ाई होती है तो ये उनका हक है, इसलिए कि अवाम उनको वोट दे रहे हैं। और साथ खान साहब को भी मौका मिला, मैं उसी तरफ आ रहा हूं ना, खान साहब को आने से पहले आपने प्रोग्राम खत्म कर मुझे उसी तरफ। इसी तरह अगर कोई और मोजिज लीडर अवाम उसको वोट देती है, किसी को कोई हक नहीं है कहेंगे ये जमात नहीं कर सकती तो वो जमात नहीं कर सकती। ये पाकिस्तान की 24 करोड़ जो अवाम है वो डिसाइड करेंगे। जब तक फैसले उनके हाथ में नहीं होंगे तो इसी तरह होगा जो अभी हो रहा है इस मुल्क। ठीक है, और खान साहब को प्रॉपर मौका देना चाहिए।
चाहिए, level सबको playing मौका field। देना चाहिए, ये जो सबको। कायदे अवाम है, ठीक है, जालिम साहब की तरफ भी चलें। सबको मौका देना चाहिए। देखें आज लेकिन खान अगर साहब वो जेल में होंगे तो कैसे इलेक्शन नहीं, खान साहब जेल में होंगे तो शायद वो सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं नवाज शरीफ के साथ भी सिस्टम के अंदर ज्यादती हुई हो, उनको भी कुछ चीजें समझने का मौका मिलेगा। अब ये हमने देखना है कि उस जेल का सफर करने के बाद क्या वो कुछ सीखेंगे या नहीं सीखेंगे। हर किसी ने सीखना है अपने अपने तजर्बात से, ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा ख्वाजा साहब, आपने गुतु सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।